हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये बेंगलोर में है, इसके जो भी असाइनमेंट मिले हुए हैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसा कि मैं सभी वीडियोस में बताता हूँ, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है जो आपके असाइनमेंट में मिला हुआ है या आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखे हुए हैं, वो आप मुझे मेल और कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से आप मैथ फोरम पेज जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, ये क्वेश्चन मिला हुआ है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का इकोनॉमिक्स का पेपर। इसमें टोटल दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 पार्ट, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। सेकेंड पार्ट में भी ए एंड बी, या थर्ड पार्ट में भी है ए एंड बी। ठीक है, तो टोटल 6 हैं। तो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहेगा। तो देखते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, उन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं मैथ फोरम चैनल पे, और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन जो हमारा वो है कि अ पर्सन इन्वेस्ट सम ऑफ 2 lakhs इन अ बिजनेस एंड रिसीव इक्वल नेट रिवेन्यू ऑफ 50,000 फॉर द नेक्स्ट 10 years। द साल्वेज वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹25,000। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें 2 lakhs आपको दिया हुआ है पी। ठीक है, उसके बाद आपको नेट इक्वल रिवेन्यू दिया हुआ है आपको 50,000। ये हो गया आपका ए, और एन हो गया आपका 10 years। साल्वेज वैल्यू जिसे हम एफ या एस भी बोलते हैं वो है आपका 25,000। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हमें आई पता करना है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का ये क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिटर्न का भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। और डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू है बी पी बी क्यू, ये सभी आप देख सकते हैं। इन सबके वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं हम ये यहाँ पे हमें गिवन है P इज इक्वल टू 2 lakhs, और एन हमें गिवन है 10 years, और ए हमें दिया हुआ है 50,000। ओके, एंड एफ हमें दिया हुआ है 25,000। ठीक है, 25,000। अब इसका अगर हम यहाँ पर कैश फ्लो ड्रॉ करें अगर, तो कैश फ्लो हमारा बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2 lakhs। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 50,000। ठीक है, 50,000, और ये कंटिन्यू रहेगा कब तक? 20 years तक। ठीक है, तो 20 years में जाकर के ये 50,000 भी होगा यहाँ पर, और आपका साल्वेज वैल्यू भी आएगी यहाँ पर 25,000। ठीक है, 25,000, ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब ये हो गया आपका 0 year, ये 1 year 2 year कंटिन्यू, ये 20 years तक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करते क्या है ना, कि आप प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन प्रेजेंट वर्थ के लिए ही है कि नहीं। और फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है और इसके क्या रीजंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्लास वाली वीडियो में उसको एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उसे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल सिर्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है बस हम उसी पर ध्यान देंगे। तो प्रेजेंट वर्थ का जो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे आप प्रेजेंट वर्थ एट इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा। अभी हम इंटरेस्ट पुट नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या लगाएंगे। -p इंटू ए ब्रैकेट 1 + i पावर n -1 अपॉन i इंटू 1 + i पावर n, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस f अपॉन 1 + i पावर n। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ऊपर लिख लिया है, यहाँ पर हमने p की वैल्यू लिख लिया है। ठीक है, n की वैल्यू लिखा हुआ है, a की वैल्यू लिखा हुआ है, और f का वैल्यू लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करना है, और i का वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी i की वैल्यू के लिए नहीं सोचना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कीजिए i को छोड़ करके। तो -p यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये -2 lakhs बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस a की वैल्यू हमारे सामने है 50,000। ठीक, और यहाँ पर 1 + i की वैल्यू के साथ कुछ नहीं करना है अभी, 20 -1 अपॉन, यहाँ पर भी i की वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं, 1 + i एंड पावर 20। ठीक है, प्लस f की वैल्यू हमारे पास है 25,000। ठीक, ये हो जाएगा 25,000 ब्रैकेट 1 प्लस ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i पावर यहाँ पर 20। ठीक है,
अब आप यहाँ पर लेंगे आइट्रेशन, आपको यहाँ पे यूज करना होता है, आपको मैंने क्लास वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए फॉर आई इज इक्वल टू, आप चेक कर लीजिए प्रेजेंट वर्थ आई इज इक्वल टू 15 के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगर 15 पे वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, तो हम 15 से देखेंगे कि कम लेने पर क्या आ रहा है, मतलब कि हम 10 लेकर के देख लेंगे, ठीक है। और या फिर ज़्यादा लेने की भी सिचुएशन होती है, कई बार 20 लेकर के देखना। अगर देखिए 15 पे अगर वैल्यू निगेटिव आई, ठीक है, तो हम देखेंगे 10 पे, अगर 10 पे भी निगेटिव आई तो इसका मतलब हम निगेटिव की तरफ हम चले जाएंगे, अगर हम 10 के नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है। मतलब डिपेंड करेगा कि नंबर आपका क्या आ रहा है। कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको अगर मान के चलिए 15 पे आपका आया -100, ठीक है, अगर आपने 10 डाला और 10 पे अगर आपका वैल्यू आ गया -200, तो आप निगेटिव अगर वैल्यूज़ डालेंगे तो आप और मतलब कि पीछे चले जाएंगे, आपका सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 15 डालने पर आपको 100 आ रहा है और 10 डालने पर आपका यहाँ पर आ जा रहा है 200, तब तो सिचुएशन ठीक है, ठीक है। और नहीं तो देखिए अगर 15 डालने पर आपका आंसर आ रहा है -100 और 20 डालने पर, मान के चलिए आपने पहले 20 ही देख लिया और 20 डालने पर आपका आंसर आ रहा है 200, तो भी ये सिचुएशन ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो एक निगेटिव में दे आंसर, एक पॉजिटिव में आंसर दे, ठीक है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम 15 वैल्यूज़ डालते हैं आई की जगह पे, तो आई के जब आप 15 डालेंगे, एक बार आप इसे पूरे कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए, ठीक है, वैल्यूज़ को वहाँ पर उसके इनपुट में डाल दीजिए, ठीक है, और आई की वैल्यू केवल आपको प्रेस कर देनी है वहाँ पर 15, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 114,494.08, ठीक है, मतलब 1,14,494.08 पैसा, ठीक है। अब आप देखिए फॉर आई इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखिए या तो मेरा वैल्यू इससे कम आ जाएगा, ठीक है, तो मे बी कि पॉजिटिव ही रह जाए, ठीक है, या मे बी कि नेगेटिव हो जाए। तो आपको ऐसा सिचुएशन लाना है, आप चाहे ऊपर जाइए, चाहे 20 के ऊपर जाइए, 20 के नीचे जाइए, आपको एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आपको आंसर लाना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर आप 20 डाल रहे हैं तो आपका आंसर आएगा 44,131.08। देखिए ये भी पॉजिटिव रहा लेकिन वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो अगर हम इससे बड़ी वैल्यू लें, 20 से अगर बड़ी वैल्यू लें, मतलब मान के चलिए फॉर आई इज इक्वल टू हम 25 ले लें, तो हो सकता है कि हमारा आंसर निगेटिव में आ जाए, ठीक है। तो जब आप इसके लिए जब ये वैल्यू पुट करेंगे आई की 25, तो आपका आंसर आएगा -2017.612, ठीक है। देखिए अब निगेटिव आंसर आ गया ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आई की वैल्यू है वो 20 और 25 के बीच में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप यूज करेंगे यूज आइट्रेशन, ठीक है, यूज आइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ डाल दीजिए, आई इज इक्वल टू, कैसे इसकी वैल्यू हम डालते हैं आइट्रेशन के लिए कि जो परसेंटेज आपका पॉजिटिव रिजल्ट दिया था, ठीक है, जिस परसेंटेज पे आपका आंसर पॉजिटिव आया था, यहाँ पर आपका आंसर है यहाँ पे पॉजिटिव आया था 20, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 20 प्लस जो वैल्यू 20 पे आई थी वो डालिए 44,131.08, ठीक है, -0, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आपको फिर से जो वैल्यू पॉजिटिव आई थी वो लिखना है, माइनस जो वैल्यू आपकी निगेटिव आई है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। इनटू अब आपको करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई इन दोनों के डिफरेंस से, किन दोनों के डिफरेंस से, जो आपका यहाँ पर परसेंटेज आया था जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव आया था इनके डिफरेंस से। तो 20 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब इस टोटल को आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा 24.78%, ठीक है। ये हो गया आई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर एक मिलिंग मशीन परचेज होनी है, ठीक है। तो मिलिंग मशीन जो परचेज होनी है उसमें क्या है कि ये लोन लेना चाहते हैं और मिलिंग मशीन की जो प्राइस परचेज वैल्यू है वो है 60,000। तो जो लोन ये लेंगे इस मिलिंग मशीन के लिए, तो बैंक जो है वो 80% का केवल इनको लोन देगा, ठीक है। और बैंक हैं दो, एक है अर्बन बैंक। तो अर्बन बैंक ये बोल रहा है कि द लोन इज टू बी रीपेड इन 60 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,500 ईच, ठीक है। इन द स्टेट बैंक द लोन इज टू बी रीपेड इन 40 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,500 ईच, ठीक है। अब हमें बताना है कि सबसे अच्छा जो इकोनॉमिकल इनका लोन, मतलब जो इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ठीक है। और 15% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मान के चलिए आपका यहाँ पर ना
जैसे एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ा, जैसे अगर 2500 जो अर्बन बैंक बोल रहा है देने के लिए 60 इक्वल मंथ में बोल रहा है, अगर यही बात अगर इन्होंने बोला होता है स्टेट बैंक वालों ने कि 2500 ही दो और 60 मंथ में दो, सॉरी 40 मंथ में दो, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट इनका 15% होता है, ठीक है, 15% होता है, तो आप जानते हैं ये वाली वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट 15% 40 मंथ तक ही देना होता, और ये वाली थोड़ी ख़राब होती। क्यों ख़राब होती? क्योंकि यहाँ पर 60 मंथ तक आपको देना पड़ता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि 2500 आपको देना है 60 मंथ तक और 4500 देना है 40 मंथ तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ना तो हम टाइम में इक्वल हैं और ना ही हम अमाउंट में इक्वल हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये एनुअल वर्थ इक्विवेलेंट कंपैरिजन मेथड यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम एग्जैक्ट वैल्यू बता पाते हैं कि पर मंथ या पर ईयर हम कितना वैल्यू कितना अमाउंट हमारे जेब से जाने वाला है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी IIT वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें परचेजिंग वैल्यू जो दिया हुआ है, परचेजिंग वैल्यू हमें दिया गया है 60,000 और उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 80% जो लोन है वो 80% मिलने वाला है, ठीक है। तो बैंक कितना दे रहा है? बैंक लोन अमाउंट कितना है? लोन अमाउंट जो मिलेगा इनको देना पड़ेगा, वो बैंक जो दे रहा है 48,000 दे रहा है, ठीक है। अब 48,000 तो लोन मिल गई, ठीक है। उसके बाद इन जो यहाँ पे अर्बन बैंक का भी एक हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक SBI का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए इनका अकाउंट बना लेते हैं हम। ये लोन अमाउंट तो दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं 80% का ही लोन ग्रांट कर रहे हैं ना, तो ये 48,000 रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप अर्बन बैंक का पहले अगर आप बनाएं अर्बन बैंक, तो इनका जो है कि इनका जो A है वो है 2500, ठीक है, और इनका N है आपका 60 मंथ, ठीक है, 60 मंथ इनका N है, ठीक। और जो SBI है, SBI के लिए A इज इक्वल टू 4,500, ठीक है, और N की वैल्यू आपकी है यहाँ पर 40 मंथ, ठीक। अब आप पहले अर्बन बैंक का आप एक बार कैश फ्लो ड्रॉ करके देखिए। तो कैश फ्लो अगर इसका आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा 12,000 तो पहले इनका जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 60,000 की मशीन है और लोन मिल रहा है 48,000, तो ऐसा थोड़ी ना 12,000 को देना ही नहीं पड़ेगा। डाउन पेमेंट इनकी होगी कम से कम 12,000 की, तभी इनका जो लोन है 48,000 ये यूज करके ये मशीन यहाँ पे परचेज कर पाएंगे। तो ये 12,000 हो गया इनका, ये पहले आ गया, और फिर 2,500 का इनका ये इंस्टॉलमेंट इनका अब जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कब तक जाएगा? 60 मंथ तक जाएगा, ठीक है, 60 मंथ तक जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 ईयर हो गया, ऐसे कंटिन्यू 2 3 4 करके आपको 60 यहाँ पर लिख देना है और 2,500 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये टोटल हो गया इसका कैश फ्लो। और जब इसका आप कैश फ्लो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 12,000, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4,500 कंटिन्यू, और ये हो जाएगा 40 मंथ तक आपका ये आएगा 4,500, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ऐसे कंटिन्यू रहेगा, है कि नहीं, 40 मंथ तक। तो अब आपको दोनों के लिए फॉर अर्बन बैंक एंड फॉर SBI दोनों के लिए आपको एनुअल इक्विवेलेंट कंपैरिजन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात ये है कि I जो आपको दिया हुआ है वो है 15% एनुअली, ठीक है, एनुअली दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप, और यहाँ पे जो पैसा जा रहा है 2,500 ये मंथली जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एनुअली को आपको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा 15/12 करके, इसे 1.25 में आप इसे आपको मंथली करना पड़ेगा, ठीक है, मंथली। ये आई हो गया मंथली में, ठीक है। अब आप पहले अर्बन बैंक के लिए सॉल्व कीजिए, ठीक है, अर्बन बैंक के लिए मंथली इक्विवेलेंट आप सॉल्व कीजिए। तो मंथली, क्योंकि एनुअल इक्विवेलेंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि मंथ में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो अब यहाँ पर आप मंथली इक्विवेलेंट लिखिए। तो मंथली इक्विवेलेंट आप जब इसका निकालेंगे एट 1.25%, तो यहाँ पर मैं पहले आई ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है पहले वो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, P इंटू आई 1 प्लस आई पावर n अपॉन 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर आएगा A, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबकी वैल्यू डालिए, ME यहाँ पे आ जाएगा 1.25%, ठीक है। अब P की वैल्यू यहाँ पे आप डालेंगे 12,000, ठीक, प्लस यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.0125, ठीक है, 0.0125 ब्रैकेट
1 प्लस 0.0125, ठीक है, और यहाँ पे पावर आ जाएगा आपका 60, ठीक है, क्योंकि 60 मंथ के लिए है ना, तो यहाँ पे पावर 60 हो गया। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू डालिए 1 प्लस आई की वैल्यू 0.0125 और यहाँ पर आपका पावर आ गया 60 माइनस 1, ठीक, प्लस ए की वैल्यू है 2500, ठीक। अब इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, पूरा फाइनल आंसर लाएंगे जब आप, तो इसका पूरा फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2785 रुपीज़ एंड 47 पैसा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा ME। अब आप देखिए SBI बैंक के लिए, ठीक है यहाँ पर अब SBI बैंक के लिए आएगा तो फॉर्मूला तो यही ME वाला, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब केवल इसकी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। ME 1.25% के लिए यहाँ पर P की वैल्यू तो 12,000 ही रहने वाली है, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0.0125 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0.0125, ठीक है। यहाँ पर सब वैल्यू सेम ही रहेगा, बस n की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी 0.0125 पावर 40, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 1 प्लस 0.0125 और पावर 40 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4500, ठीक है। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन जो आया वो आया 4883 रुपीज़ और 5 पैसा, ठीक है, लमसम। तो अब देखिए सबसे अच्छा कौन सा है कि आपको कितने रुपए आपके मतलब कि पर मंथ जाए तो सही रहेगा, मतलब जो अमाउंट है टोटल किसके अकॉर्डिंग जानी चाहिए, ये वाला ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, है ना। तो ठीक है, तो ये कंपैरिजन तो हो गया। अब चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी स्क्रीन पर 4th क्वेश्चन है। अ कंपनी has two alternatives for satisfying its daily travel requirement of its employees for the next 5 years. पहला अल्टरनेटिव इनके पास ये है कि रेंटिंग अ व्हीकल एट द कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख पर ईयर, ठीक है। तो अगर मान के चलिए ये इनके पास 5 साल के लिए इनको व्हीकल लेना है ना, तो 5 ईयर्स के लिए लेना है, तो अगर 1 साल में ये दे रहे हैं 10 लाख रुपए रेंट पे कोई व्हीकल ले रहे हैं तो 5 साल में कितना दे देंगे, 10 लाख से तो 50 लाख हो जाएगा, ठीक है। इनका 5 ईयर का पूरा टोटल अमाउंट इनका है ना। उसके बाद बाइंग अ व्हीकल फॉर ₹5 लाख विद एन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ₹3,50,000 पर ईयर, द साल्वेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल आफ्टर 5 ईयर्स इज ₹1 लाख, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 2 रास्ते हैं। पहला ये है कि आप 10 लाख रुपए मतलब 10 लाख रुपए दीजिए पर ईयर और रेंट पे कोई भी व्हीकल ले जाइए, ठीक है, मतलब जो भी व्हीकल है वहाँ पर, तो आपको टोटल देना पड़ेगा 50 लाख। या फिर आप एक अपनी गाड़ी खुद लीजिए, और खुद लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए पहले देने पड़ेंगे और फिर हर साल उस गाड़ी के मेंटेनेंस में आपको 3,50,000 रुपये आपके जेब से खर्च होगा, ठीक है। और जब आप गाड़ी 5 साल बाद बेचने जाएंगे ना, तो उस गाड़ी के ऊपर आपको 1 लाख रुपये केवल ये लोग देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके, 5 लाख की 5 लाख की अगर कार है और 1 लाख रुपए एंड में 5 साल के बाद बेचने पर मिल भी रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन चलिए देखते हैं अब हम टोटल इसका फ्यूचर वर्थ क्या आता है हमारा, ठीक है, मतलब टोटल जेब से कितना जा रहा है टोटल अमाउंट, ठीक है। तो 5th हमारा ये 4th क्वेश्चन है। तो देखिए 4 अल्टरनेटिव अगर 1 के लिए देखें हम, 4 अल्टरनेटिव 1 के लिए देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल फ्यूचर वर्थ एट आई कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पर। चलिए आई की तो अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्टरनेटिव 1 के लिए तो 10 लाख रुपए है ना, तो 10 लाख रुपए और 5 साल तक इनको देने हैं, तो इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 50 लाख, ठीक है। अब इनके पास दूसरा रास्ता है फॉर अल्टरनेटिव 2, ठीक है। अल्टरनेटिव 2 में क्या करना पड़ेगा आपको कि फ्यूचर वर्थ लगाना पड़ेगा। पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा P इंटू 1 प्लस आई पावर n प्लस a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ठीक है, माइनस साल्वेज कॉस्ट, ठीक है, साल्वेज कॉस्ट। इसका देखिए ये फॉर्मूला क्यों लगा इसका, वैसे तो मुझे आपको पहले इसका बताना चाहिए था कैश फ्लो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको कैश फ्लो यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये आपसे ये बोले हुए थे कि 5 लाख रुपए जो आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है, फिर पर ईयर जो आपका लगेगा वो 3.5 लाख का आपका मंथली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लगेगा 3.5 लाख का, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू रहेगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे एंड में जा करके, मतलब 5th ईयर में जा करके, ये 1st ईयर है, ये 2nd ईयर है, ऐसे 5th ईयर में आपको क्या करना है कि 3.5 लाख का तो मेंटेनेंस आपका लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 1 लाख का ना साल्वेज कॉस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्मूला देखें तो सब कुछ पॉजिटिव में रहने वाला है, पी भी पॉजिटिव में यहाँ पर रहेगा, ये ए भी पॉजिटिव में रहेगा, साल्वेज केवल माइनस में, निगेटिव में रहेगा, क्योंकि ये साइन ऊपर जा रहा है, बाकी सारे साइन नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो अब चलिए ऊपर इसको देखते हैं। जब आप इन सब की वैल्यूज़ डालेंगे तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 5 लाख, ठीक है, ब्रैकेट 1 + 0.2, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% है, ठीक है, और पावर 5 प्लस 3,50,000 यहाँ पर आपका आ जाएगा फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे, ठीक है। ये ए है, ये जो है ना 3,50,000 ये ए है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज डालेंगे 1 + 0.2 पावर 5 - 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 0.2 आई, ठीक है। और माइनस आपको यहाँ पे साल्वेज कॉस्ट करना है 1 लाख, तो यहाँ पे आप 1 लाख साल्वेज कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक साथ में इसका आंसर आएगा 34,48,720 रुपीज़ जेब से खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। ये है। अब देखिए, आप या तो उसी सर्विस को पाने के लिए 5 साल के लिए 50 लाख रुपए आप दे दीजिए, ये ठीक है, और नहीं तो दूसरा आपके पास चांस है कि आप 34,48,720 रुपये दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन हमारे सामने, हमने 5th कर लिया, 4th भी कर लिया, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली इसको अरेंज मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि पहले हम न्यूमेरिकल एक पर सॉल्व कर लें, तो उसके बाद हम आराम से जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको तो नॉर्मल डिस्कस करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या है कि थ्योरी वाले पोर्शन को अच्छे से डिस्कस करके डायग्राम बना करके उसका ग्राफ बना करके बताना जरूरी होता है, वरना नंबर उसके कट जाते हैं, ठीक है। फरिश्ते हुए तो नंबर दे देंगे टीचर, अगर फरिश्ते नहीं हुए तो आप कितना भी कुछ कर लोगे नंबर तो काट के रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, पर्सन इज प्लानिंग फॉर हिज रिटायर्ड लाइफ, ओके, he has 15 more years of service. He would like to deposit 12,500 at the end of the first year, and thereafter he wishes to deposit the amount with an annual decrease of rupees 3,350 for the next 14 years with an interest rate of 12%. Find the total amount at the end of the 15th year. देखिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपका मॉड्यूल 1 का है, ठीक है, जिसमें जो इंटरेस्ट फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है एंड इट्स एप्लीकेशन इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या है ना, ये लास्ट वाला टाइप है, 7th टाइप होगा आपका। जब आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है या फिर आप मैथ प्रोग्राम के इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो उसमें मॉड्यूल 1 वाला जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें ना 7th क्वेश्चन होगा ऐसा, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार, तो फॉर्मूला सिंपल सा लगा करके आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंज यहाँ पे हमें करना पड़ता है। चेंज करने वाली बात ये कुछ खास नहीं है, क्या है कि यहाँ पे बोला है डिक्रीज़, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर 350 देख रहे हैं ना, 350 डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए नॉर्मल से थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना तो प्रेजेंट वर्थ लगेगा ना फ्यूचर वर्थ लगेगा, डायरेक्टली कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा कन्वर्जन करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वो देखिए क्या कन्वर्जन करना है आपको मैं बताऊँ कि देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको जो पेमेंट करनी है वो करनी है, मतलब जो डिपॉजिट हो रहा है वो 12,500 का हो रहा है, ठीक है, और एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हो रहा है, ओके। और इंटरेस्ट बोला जा रहा है 12%, और कब तक पैसा जा रहा है, नेक्स्ट 14 ईयर्स तक पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं। टोटल अमाउंट पूछने का मतलब आपसे एफ पूछ रहे हैं, तो एफ का यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए इंटू 1 + i पावर n-1, ठीक, अपॉन आई, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ए आपको ये मतलब क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ है, आप इसे 12,500 को ए नहीं पुट कर सकते, नहीं आप 350 को ए पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब आप देखिए एक बात, इन्होंने ये बोला कि पहले आपको देना है 12,500, तो नॉर्मली जब हम कैश फ्लो ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ले जाते हैं और इस तरीके से कर देते हैं, और कहीं जो भी वैल्यू जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। बेसिक तो यही होता है कैश फ्लो का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात अलग है। काम क्या है यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला 12,500 देना है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 0 ईयर, तो इस 0 ईयर का एंड होगा फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर पर आपको आकर के देना है 12,500, ठीक है।
उसके बाद आपको 350 रुपये कम करते जाना है अगले 14 ईयर तक। ओके, तो हम जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 350 जब हम कम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12,150। फिर थर्ड ईयर में जब हम जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 11,800। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू जाएंगे हम, तो ये 15 ईयर्स तक आपका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 14 ईयर बोल रहा है ना, तो यहाँ से अगर आप आगे बढ़ें 1 से लेकर के आप नेक्स्ट 14 पे जाएँ तो 15th ईयर आपका यहाँ पे पहुँच जाएंगे आप, है ना। तो अब देखिए ये जो डिक्रीजमेंट हो रही है, ये जो डिक्रीज होता जा रहा है ना 350, इसे हम बोलते हैं जी फॉर होता है ग्रेजिएंट। ठीक है, ग्रेजिएंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा ये जो पैसा लगता जा रहा है, यहाँ पे 12,500 लगा, फिर ये 12,150 लगा, इस तरीके से ये पूरा वैल्यू आपके जेब से खर्च हो रहा है, टोटल पैसा जा रहा है। तो इस टोटल पैसे का जो एन्युटी फाइनल आपका जो अमाउंट बन करके आएगा वो उसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? A=A1 माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, और इंक्रीज हो रहा होता तो प्लस होता, G इंटू 1 + I पावर n माइनस I इंटू n माइनस 1 अपॉन I इंटू 1 + I पावर n माइनस I। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना होगा। अब एक बात समझिए, सिर्फ यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना ये केवल माइनस में होगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ माइनस में नहीं होगी। अगर मतलब सॉरी माइनस में कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूला ये वाला जब डिक्रीज बोला हो चाहे इंक्रीज बोला हो, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, चाहे डिक्रीज बोला हो चाहे इंक्रीज बोला हो, यहाँ पर ये माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब डिक्रीज बोला हो तो ये वाली चीज़ माइनस में रहेगी, लेकिन इंक्रीज बोल दे तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाएगी। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो बातें जैसी लिखी हुई हैं वैसे ही लिखी रहेंगी। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, यहाँ A1 क्या चीज़ है। ये जो पहली बार जो पैसा दिया जा रहा है ना 12,500, ये आपका A1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 12,500, ये आपका A1 हो गया। ठीक है, माइनस G क्या है यहाँ पर 350 का जो डिक्रीज हो रहा है वही आपका G है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 350। ठीक है, इनटू, अब आप यहाँ पर सबकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 0.12, क्योंकि 12% बोला गया 15 ईयर्स के लिए है। ठीक है, 0.12 और ये हो जाएगा आपका 15 I इंटू n हो गया यहाँ पर -1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.12 और ये हो जाएगा 1 + 0.12 पावर 15 माइनस 0.12। ओके, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल A जो यहाँ पे आएगा वो बनेगा 10756.89। ठीक है, ये बन गया आपका A। अब आप जो आपने सबसे ऊपर क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट बोला है ना, तो F की वैल्यू के लिए A का वैल्यू आपका आ चुका। ठीक है, अब A का वैल्यू डालिए, बाकी वैल्यू तो हमें पहले से दिया हुआ है। तो F = A कितना हमारा है 10756.89 इंटू 1 + I कितना है 0.12 पावर 15 माइनस 1 अपॉन I 0.12। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 401,013। ठीक है, ये आपका टोटल जो रिटर्न आपका आएगा, सॉरी ये 8 बन जाएगा। ठीक है, ये इतना रिटर्न आपका आएगा। ठीक है, ये चीज़ 15 साल के बाद। तो चलिए अब हम देखते हैं थ्योरी वाला पोर्शन क्वेश्चन जो इस असाइनमेंट में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं पहले। देखिए 3, क्वेश्चन में यह है कि इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम एंड कर्व। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये जो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे कि मैं पूरा आपके लिए जो इसका डायग्राम और कर्व है वो मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर जितना पॉसिबल हो पाएगा हैंड रिटेन मतलब यहाँ पर ड्रॉ करके बता पाने के लिए मैं उतना बता दूंगा आपको। बाकी इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं मैथ फोरम के जो टेलीग्राम ऐप है उसका मैथ फोरम वाले पेज पर जा करके आप उसे ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको डायग्राम के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे जितना पॉसिबल हो पाता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए
यहाँ पे है कि इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट सर्टेन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए एक रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी में। जैसे जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये आपका यहाँ पर है प्राइस और इधर है क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे किसी सामान का प्राइस आप बढ़ाएंगे, आप खुद सोचिए, आप अगर मान के चलिए कि कोई आप कोई सूटकेस कंपनी कोई चलाते हैं, ठीक है। तो अगर वो सूटकेस कंपनी किसी टाइम पर 100 रुपये का सूटकेस बनाती थी तो कस्टमर उससे परचेज करते थे। अब अगर वो कंपनी 100 रुपये से ज़्यादा का अगर बनाती है सूटकेस, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिमांड उसका लोग कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, एक तो प्राइस बढ़ जाने के कारण लोगों के परचेजिंग पावर पैरिटी पर इसका असर पड़ता है। दूसरा होता है कि लोग सब्स्टिट्यूशन देखने लगते हैं कि आपके ही जैसा सामान कोई और कंपनी बना रही है क्या, तो लोग उधर चल जाते हैं। अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड उसका कम हो जाएगा। तो ये होता है आपका डिमांड का कर्व, ठीक है। कि अगर आपने प्राइस पहले मान के चलिए आपका यहाँ पे था तो क्वांटिटी आपकी इतनी जा रही थी, मतलब OQ1, मान लीजिए मैं इसे Q1 बोल दूं, तो OQ1 आपकी क्वांटिटी जा रही थी। अगर आपका प्राइस OP1 था, लेकिन अब आपने प्राइस बढ़ा करके OP2 कर दिया तो आपकी क्वांटिटी अब यहाँ से यहाँ OQ2 चली गई। मतलब आपका ये क्वांटिटी घट गया ना, कम हो गया, Q1 से Q2 आ गया, है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है। तो आप पूरा ये पैराग्राफ आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। पूरा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यही बात यहाँ पर समझाई गई है। अब आप यहाँ पे एक टर्म आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी का और क्वांटिटी इलास्टिसिटी का, ठीक है। तो ये कई टाइप्स भी होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए आपने कोई सामान खरीदने गए आप, ठीक है। तो सामान अगर आपने जो भी आप खरीदेंगे सामान, तो उस पर आप ये जरूर देखेंगे कि कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये दे करके 50 क्वांटिटी खरीदा है, ठीक है, तो अगली बार अगर मान के चलिए आप मार्केट गए और यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस चेंज हो गया, प्राइस हो गया 125, ठीक। तो प्राइस अब कितना हो गया 125, तो क्वांटिटी हो सकता है आप कम खरीदें। कितना कम खरीदेंगे, मे बी आप 40 अब मान के चलिए परचेज करेंगे। तो आपने कितने का चेंज किया सामान खरीदने में, तो क्वांटिटी तो आपने चेंज कर दी 5 और प्राइस कितना चेंज हुआ था 25। इसको आप ये कह सकते हैं कि 25 रुपये के चेंज पे आपने 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने चेंज कर दिया, ठीक है। यही रिस्पॉन्स जो है आपका इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। कि कितने मतलब कि अमाउंट के चेंज होने पर, मतलब कितना प्राइस आपका चेंज हुआ तो आपने कितना रुपया, कितना क्वांटिटी आपने कम कर दिया, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं। प्राइस इलास्टिक डिमांड एक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 वी कैन अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि अगर मान के चलिए यहाँ पे एक आप डायग्राम बनाएंगे कि अगर ये आपका प्राइस है, ये प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका P2 और यहाँ पे हो गया आपका P1, ये प्राइस है, ठीक है। और इधर हो गया आपका यहाँ पर चलिए इसका एक पहले डिमांड कर्व बना लेते हैं। ये डिमांड कर्व हो गया। अगर कभी प्राइस P2 लेवल पर था, ठीक है, मतलब OP2 प्राइस था, तो क्वांटिटी आप ले रहे थे यहाँ पर आप OQ2, ठीक है। और जब प्राइस P1 लेवल पर चला गया, OP1 हो गया, तो आप क्वांटिटी जो है आपका वो हो गया आपका OQ1, ठीक है। तो जब भी कभी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मतलब कि PE की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए, 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ जाए, तो उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। इसके ये कब होगा, तो आप एक बात समझिए, अगर कभी भी डेल्टा Q का वैल्यू डेल्टा P से बड़ा हो, ठीक है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी में अगर मान के चलिए डेल्टा Q है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, डेल्टा P की वैल्यू कम है, तो आपका आंसर ऑफकोर्स 1 से ग्रेटर आएगा, है कि नहीं। 1 से ग्रेटर होगा तो इसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब होता है यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब अब इसमें क्या है कि अगर कभी जो ये प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है, उसमें 1% का मतलब 1% अगर मान के चलिए आपका चेंज हुआ क्वांटिटी या प्राइस, तो 1% का ही रिस्पॉन्स चेंज होगा क्वांटिटी का भी, ठीक है। तो मतलब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P जो है वो 1% का ही उसमें अगर चेंज आ रहा है, मतलब कि बराबर का चेंज। अगर 10% का हुआ तो दोनों में 10% का चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए आपने
पहले आप 100 रुपये का कुछ सामान खरीदते थे, तो सामान 100 रुपये का कोई सामान बिकता था तो आप खरीदते थे 20 क्वांटिटी, ठीक है। अगली बार आप मार्केट गए तो उसका मतलब कि जो ये प्राइस में जो चेंज आया वो 10% का चेंज आ गया, ठीक है। तो क्वांटिटी में भी आपने उसी अकॉर्डिंग 10% का चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर प्राइस अगर इसकी मान के चलिए बढ़ गई 10%, तो 110 हो गया, तो आपने क्वांटिटी में भी 10% का चेंज करके 22 कर दिया, ठीक है। तो ये 1% का मतलब सॉरी 10% का चेंज आया है ना। तो चेंज इसमें क्या हुआ, चेंज दोनों में बराबर है, ठीक है। तो इन दिस केस 1% चेंज इन द प्राइस कॉज अ रिस्पॉन्स ऑफ एग्जैक्टली 1% चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। तो जो बराबर बराबर का चेंज अगर आप करेंगे अगर, ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसे बोला जाएगा यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद होता है प्राइस इनलास्टिक डिमांड। होता क्या है कई बार मार्केट में कि जैसे प्राइस बढ़ती जा रही होती है, ठीक है, और क्वांटिटी में कई बार चेंज नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसकी अगर प्राइस कितनी भी आप बढ़ा लीजिए, 100 रुपये में बेच लीजिए या 200 रुपये में बेच लीजिए या 500 रुपये में बेच लीजिए, उसकी क्वांटिटी लोग लेंगे ही लेंगे जितनी लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें कम नहीं कर पाएंगे करेंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि प्राइस आप कितना भी कम कर दीजिए लेकिन लोग उसको नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मान के चलिए आप मेडिसिन कुछ लेने जाएँ, ठीक है। अगर मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा नीडी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के लिए है, तो उसकी प्राइस अगर 10 रुपये से 12 रुपये कर दीजिए, मतलब 10 रुपये से 12 रुपीज़, 15 रुपीज़, 18 रुपीज़, कैसा भी उसमें चेंज कर दिया जाए, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप लेंगे ही लेंगे। जैसे शुगर पेशेंट इंसुलिन की इंजेक्शन लेने हैं तो वो लेंगे ही लेंगे, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो जाए। चाहे सॉल्ट आप लेंगे ही लेंगे, चाहे उसकी प्राइस बढ़े या कुछ भी हो। अब कई चीज़ें हैं जिसकी प्राइस अगर घटा भी दी जाए तो आप नहीं लेंगे, जैसे मतलब पूरा बेकार सा मैंगो या बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा चावल, ठीक है, राइस, तो उसकी प्राइस चाहे 20 रुपये के बजाय 10 रुपये कर दें, वो चाहे फ्री में भी दे दें, आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब आपका जब जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1% से नीचे चली जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है आपका कि जो ये वो केस आपका प्राइस इनइलास्टिक डिमांड कहलाता है। ये चीज़ होती कब है, जब यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको रेट वाले से बता रहा हूँ, इस वाले सिचुएशन पे देखिए, अगर क्वांटिटी जो दिया हुआ है इससे बड़ा हो गया प्राइस का चेंज, ठीक है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी से बड़ा हो गया प्राइस का चेंज, तो इस केस में क्या होगा, आपका रिजल्ट 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका प्राइस इनइलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वी हैव 3 रिलेशनशिप अमंग द 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक एंड टोटल रेवेन्यू। इसमें क्या होता है, प्राइस इलास्टिक डिमांड और यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड और प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। ये बिल्कुल आपको थ्योरी की तरह आपको इसको बस लिख लेना है, और जो मतलब इसमें कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनाना होता है, ठीक है। ग्राफ जो है, ग्राफ बनाने की सिचुएशन सिर्फ ये ऊपर वाले यहाँ पर होगी, केवल मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिक डिमांड आप बता रहे होंगे वहाँ पर, और प्राइस इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों का मैंने ग्राफ यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो यही ग्राफ आपको, मतलब सॉरी, इन दोनों का ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ये ऊपर वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ तो हो गया। प्राइस इन इलास्टिक डिमांड का ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि आपको ग्राफ ऐसा ही बनाना होता है, ठीक है। ये यहाँ पर P1 और P2 लिखिए, और यहाँ पर Q1 और Q2 लिख दीजिए, ठीक है, और आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इसको और इसको, ठीक है। ऐसे ज्वाइन हो गया, ये P1 है, ये Q1 है और ये O है। यही ग्राफ आपको यहाँ पर भी बना देना है प्राइस इन इलास्टिक डिमांड में, ठीक है। और ये जो यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका ग्राफ मैं बता देता हूँ। ये आपको सी कर्व की तरह लेकर के जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको P1, यहाँ पर P2 बनाना है, और इससे क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q2 और ये हो जाएगा आपका Q1, ठीक है। ये बन गया आपका क्वांटिटी और ये बन गई आपकी प्राइस, ठीक है। ये 3 ग्राफ हो गए आपके, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स में आप अगर इतना भी काम कर देंगे तो आपके 4 में 4 आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो इसका अगर आपके पास कोई बुक है उसमें से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे कि मैं पूरा इसको ग्राफ इसका जो है वो ड्रॉ करके आपको मैं बता पाऊँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखते हैं आप सेकेंड एग्जाम्पल, जो सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जो है। सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका। हाँ, तो ये हमारे पास है डिस्क्राइब प्रेजेंट वर्थ बाई 72 रूल, ठीक है। तो ये इसमें देखिए क्या होता है कि अगर ये ना, ये रूल आपका ये बताता है कि कोई अमाउंट है, ठीक है,
अमाउंट है मान के चलिए 50 लाख, ठीक है। तो 50 लाख का अमाउंट, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 50 लाख, तो ये 50 लाख का जो अमाउंट है वो कितने समय में, कितने टाइम में आपका जो 50 लाख रुपए है ये डबल हो जाएगा, ठीक है, किसी फिक्स इंटरेस्ट रेट पर। जैसे अगर यहाँ पे मान के चलिए 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, ठीक है। तो कितने साल में ये जो 50 लाख रुपए है ये 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। 50 लाख का भी ये 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान के चलिए 25,000 ले लीजिए, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 15% का, तो कितने सालों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ये जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बताना, यही आपका पता चलता है 72 रूल से, ठीक है। तो मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप पूरे इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ तक आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा आपको नोट्स में अपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इस पर क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसकी क्लास की वीडियोस अवेलेबल हैं प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन में, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। बाकी अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप ना एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट या फिर आप मुझे मेल भी डाल सकते हैं अगर आपको कोई इस तरीके का, अगर इसमें ज़्यादा, अगर इस पर क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए या आप इस पर ज़्यादा वीडियो चाहते हैं, ठीक है। 72 रूल पे, 72 रूल भी है, 69 रूल भी है, इन सब पे आपको मैं वीडियो जिसके बना करके आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। देखिए इसमें एग्जांपल एक देखिए, एग्जांपल 1 में क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल यूजिंग द रूल ऑफ 72 एन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट $2,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर ईयर, इट डबल देयर मनी इन अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ ये यही बात है। देखिए इसको कैसे यूज करते हैं, 9 ईयर में ही अप्रोक्स ये जो है ये डबल हो जाएगा। ये मतलब ये आपको प्रूफ करना है, कैसे होगा प्रूफ, ये समझिए। रूल ऑफ 72 क्या बताता है कि मतलब जो, मतलब आप 72 ऊपर लिखो, ठीक है, और जितने साल में, मतलब जितना परसेंट है उस परसेंट से आप डिवाइड करो। 8% है तो 8% से आप डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, 9 आएगा। तो 9 ईयर्स लगेंगे इस 2,000 रुपये को 8% के अकॉर्डिंग डबल होने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल, अगर 10,000 रुपये हैं, ठीक है, 4% का इंटरेस्ट रेट है, तो आप जानते हैं 72 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 18 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 18 ईयर्स में आपका जो है पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे लाइन को लिखने के बाद ये 2 एग्जांपल आपने डाला, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे 10-12 और एग्जांपल आप जो भी चाहें आप डाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कोई मतलब कि कितना अमाउंट है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है $10,000, तो ये $10,000 को आप 1% के इंटरेस्ट रेट पर अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है ना पैसा 72 ईयर्स के बाद मतलब ये पैसा डबल हो पाएगा, $10,000 $20,000 हो पाएगा, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए कि 72 रूल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो द रूल ऑफ 72 फार्मूला विच वाज डिराइव्ड बिफोर द 14th सेंचुरी, इट इज़ यूजफुल नाउ फॉर द मेंटल कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बताइए कि आपको अगर मान के चलिए कोई आदमी पैसा अगर दे 50 करोड़, और आप ये सोच रहे हो कि ये पैसा अगर 4% के इंटरेस्ट रेट पर मैं किसी और को दूं तो कितने सालों के बाद मेरे को डबल इसका मिलेगा। तो आपको कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी फ्यूचर वर्थ, प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप उसको सीधे 72 से डिवाइड कीजिए, आप समझ लीजिए कि 72 रूल के अकॉर्डिंग कितने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। अब ये आप पूरा इसको आप लिख लीजिए अपने असाइनमेंट में, ठीक है, क्योंकि क्लासेस तो ऑलरेडी मैं इसके ले चुका हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने पर ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपको इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आप इसको समझ सकते हैं, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर इसके अलावा भी अगर आपको असाइनमेंट मिलते हैं आगे, क्योंकि आपका डिप्रिसिएशन टॉपिक अभी बचा हुआ है, उसके बाद बहुत सारे आपके टॉपिक्स अभी रह गए हैं, तो उस पर भी अगर जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आप हमें इसी तरीके से मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की, तो उसके लिए PDF आपको टेलीग्राम पे मैथ फोरम का पेज है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप मैसेज हमें सेंड कर सकते हैं, वहाँ से भी जितना जल्दी हो सके हम रिप्लाई कर देंगे आपको। और मैथ और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी मुझे जानकारी है वो सब मतलब आपके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ सब चीज़ों से रिलेटेड, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आप हमें सेंड करते हैं तो ठीक है। फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजिए, सबके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।